जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ हीट। हाउ इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। तो क्वेश्चन नंबर वन, हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि किस तरीके से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पहले आप मार्किंग देख लें, वेन से लेके अप टू रेडिएशन तक ये इसकी मार्किंग है। अगर एज शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमने इतना ही लिखना है, और अगर एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमने ये डायग्राम साथ बनानी होगी। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब उस वक्त ट्रेवल होती है जब दो बॉडीज के दरमियान थर्मल कांटेक्ट हो। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब ट्रेवल होती है जब दोनों बॉडीज के दरमियान थर्मल कांटेक्ट हो, और हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारे इर्द गिर्द जो है ये प्रोसेस जारी है, और जहाँ जहाँ हॉट बॉडीज हैं वो हीट रिलीज कर रही हैं और कोल्ड बॉडीज जो हैं वो हीट गेन कर रही हैं, और ये प्रोसेस जारी है। हीट के ट्रांसफर होने के तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो तीन तरीकों से हीट ट्रेवल कर सकती है। और थर्मल कांटेक्ट का जो मैंने जिक्र किया है वो आपको पहले भी चैप्टर 8 में पढ़ चुके हुए हैं कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हों और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस हो तो इसको हम कहते हैं दे आर इन थर्मल कांटेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी। एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले नेक्स्ट पेज में डेफिनेशन मौजूद है थर्मल कंडक्टिविटी की, हमने ये सबसे पहले करनी है। हीट के ट्रांसफर होने का वो तरीका सॉलिड के अंदर जिसमें एटम्स वाइब्रेट करें और इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, ऐसे तरीकों को हम कंडक्शन कहते हैं। सॉलिड्स के अंदर हीट का ट्रेवल होना एटम के वाइब्रेट होने से या फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने से कंडक्शन कहलाता है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वो तरीके हीट के ट्रांसफर होने के बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स, वाइब्रेट होते हुए एटम की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन की डेफिनेशन के बाद हम बिल्कुल प्रीवियस पेज में आएंगे, स्टार्ट में। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमारे पास है एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि हैंडल ऑफ मेटल स्पून, कोई भी मेटल का स्पून हो उसका हैंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है अगर हम मेटल स्पून को हॉट वाटर के अंदर रखते हैं। अगर हमारे पास गर्म पानी मौजूद है उसके अंदर अगर हम कोई मेटल स्पून जो है वो डिप करें तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर हुई है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ये कंडक्शन के प्रोसेस के जरिए से हुई है। इसी तरह अगर हम वुडन स्पून जो है वो हॉट वाटर के अंदर रखें तो हम देखेंगे कि दूसरा उसका एंड जो है वो बहुत माइनर सा गर्म होगा, क्योंकि वुडन स्पून जो होता है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसमें हीट जो है वो बहुत माइनस से ट्रेवल हो सकती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और वुड्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो ये पैराग्राफ जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद इन सॉलिड से लेके नेक्स्ट पेज में पार्ट्स इन सॉलिड्स तक, ये हमारी जो है ये एक्सप्लेनेशन है जिसके साथ हमने 9.2 डायग्राम, ये साइड में आपके नजर आ रही है 9.2 ए और बी डायग्राम, ये हमने बनानी है। और इस डायग्राम को ज़हन में रखते हुए आपके सामने मौजूद है, मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन में वो ये कहता है कि कोई भी हमारे पास जो है वो सॉलिड मौजूद हो तो उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से पैक हुए होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ये एटम्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह सॉलिड में नहीं जा सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी जगह पे तो वाइब्रेट कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकते। जब हम ए डायग्राम में देखें, जब हम एक एंड जो है किसी सॉलिड का हीटअप करते हैं तो उस जगह पे मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जो उसके साथ मॉलिक्यूल्स होता है वो भी
प्रीवियस मॉलिक्यूल्स की वजह से वाइब्रेट करने लग जाता है, उससे एनर्जी गेन कर लेता है। तो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रेवल होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से दूसरा एंड जो है वो हीट अप हो जाता है, जो कि बी डायग्राम में एरो के जरिए से शो किया है। हॉट पार्ट से कोल्ड की तरफ जो है वो हीट ट्रेवल हो रही है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। तमाम सॉलिड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं और वो अपनी जगह पे तो वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ए डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक साइड को हीट अप किया, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे उनकी वाइब्रेटिंग मोशन या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो वाइब्रेट तेजी से करते हैं। नेबरिंग मॉलिक्यूल जो है उससे एनर्जी हासिल करते हैं, वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इस तरीके से हीट एक एंड से दूसरे एंड में ट्रेवल हो जाती है। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास मेटल से लेके नॉन मेटल्स तक जो है, ये आपने हेडिंग डालनी है रैपिड हीट फ्लो इन मेटल्स, यानी कि तेजी से हीट फ्लो होती है। रैपिड हीट फ्लो इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर तेजी से हीट फ्लो होती है। अगर आप देखें बोल्ड हुआ हुआ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हाउ डज देन हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अगर ये आता है तो हमने इसके जवाब में, इसके आंसर में यही लिखना है जो मैंने इस वक्त बोल्ड किया हुआ है। लेकिन फिलहाल एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमने हेडिंग डाली रैपिड हीट फ्लो इन मेटल्स, और इसके साथ अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको दो डायग्राम्स 9.3 में नजर आएंगी, ए और बी डायग्राम। ये दोनों डायग्राम्स हमने रैपिड हीट फ्लो इन मेटल्स में बनानी है। ए डायग्राम को देखें तो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसने शो किए हुए हैं, जो कि रैंडमली इधर उधर वाइब्रेट कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर उधर मूव करके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम मेटल्स को एक एंड से हीट करते हैं तो क्या होता है। जब मेटल को एक एंड से हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली वाइब्रेट करेंगे, यानी कि पहले जो मैंने प्रोसेस बताया था वो काम तो होगा ही। मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी नेबरिंग में जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड में ट्रेवल होगी। लेकिन मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब हीट अप होते हैं तो वो हीट को खुद लेके जाते हैं एक एंड से दूसरी जगह, रैंडमली तेजी से इधर उधर मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खुद एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें हीट ज्यादा तेजी से ट्रेवल होती है एक एंड से दूसरे एंड में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हीट का डिफरेंस, ट्रेवल होने का डिफरेंस मेन यही है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो खुद रैंडमली जब इधर उधर जाते हैं तो खुद भी हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट इंक्रीज हो जाती है। तो ये डायग्राम 9.3 ए और बी ये दोनों हमने इसके साथ बनानी है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है इस पे हमने हेडिंग डालनी है इंसुलेटर्स की। मेटल जितने भी हैं वो अच्छे कंडक्टर मौजूद हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हीट ट्रेवल कम होती है, उनको बैड कंडक्टर्स कहते हैं, उनको इंसुलेटर भी कहते हैं। वो वुड, कॉटन हो गया, वूल होगी, ग्लास हो गई, रबर हो गया हमारे पास, ये सारे के सारे जो हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। What are the uses of conductors and non-conductors? Question number 4. What are the uses of conductors and non-conductors? सबसे पहले मेन हेडिंग आएगी यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। उसके बाद साथ ही सब हेडिंग हमने डाल देनी है गुड थर्मल इंसुलेशन। पहली लाइन में लिखा हुआ भी नजर आएगा गुड थर्मल इंसुलेशन। पहली सब हेडिंग आएगी गुड थर्मल इंसुलेशन। घरों में जो है वो अक्सर हम थर्मल इंसुलेशन करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हीट जो है अंदर ना जा सके या बाहर ना निकल सके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। पहले पॉइंट में वो कहता है कि हॉट वाटर टैंक्स जो होते हैं, गर्म पानी के टैंक होते हैं, गीजर सिस्टम जो होता है, उनको जो है वो प्लास्टिक या फोम लेगिंग के जरिए से जो है उसको कवर किया होता है। अगर आप अपने गीजर को देखें तो साइडों में जो है उन्होंने फोम से भरा हुआ होता है उसको, ताकि हीट जब अंदर जाए तो वो बाहर ना निकल सके।
तो हॉट वाटर टैंक्स को जो है वो प्लग अच्छे प्लास्टिक या अच्छे फोम से जो है वो कवर करना चाहिए ताकि हीट बाहर ना जाए। सेकंड वो कहता है कि वॉल कैविटीज यानी कि जो दीवारें जो होती हैं, ये अगर आप नीचे डायग्राम एक देखें, ये देखें, ये वॉल कैविटीज यानी कि दो दीवार एक बनाते हैं और उसके साथ एक और दीवार बनाते हैं और दरमियान में जो है वो कोई ना कोई जो है कोई इंसुलेटर की शीट डाल देते हैं, फोम वगैरह डाल देते हैं। तो इससे जो है इंसुलेशन हो जाती है, तो हीट बाहर से अंदर नहीं आ पाती है। तो इसको हम कहते हैं वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल्स। तो दो वॉल्स के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको प्लास्टिक और वूल के साथ भर दिया जाता है। थर्ड है सीलिंग यानी कि छतों को जो है वो उसको अच्छी इंसुलेशन की जाती है ताकि हीट जो है वो कमरे के अंदर दाखिल ना हो सके। तो फोम की शीट भी बिछा सकते हैं, डिफरेंट तरीके आजमाए जाते हैं। कुछ लोग जो है वो डबल रूफिंग करके मट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद है डबल ग्लेज्ड विंडोज। ये विंडो जो होती है ये ऐसे है कि एक शीशा और दो दूसरा शीशा, एक विंडो ऐसी होती है जिसमें दो ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों ग्लासेस के दरमियान थोड़ा सा गैप रख देते हैं ताकि उसके अंदर हवा रहे। हवा जो है एक अच्छा इंसुलेटर है, तो बाहर से हीट जो है वो कमरे के अंदर जो है वो कम दाखिल होती है। तो डबल ग्लेज्ड विंडो का मतलब दो हमारे पास ग्लासेस की विंडो होती है, डबल ग्लास की विंडो होती है जिसके दरमियान में एयर होती है, एस इंसुलेटर के काम करती है और जो है वो हीट अंदर ट्रेवल नहीं हो पाती है। उसके बाद हमने अगले पैराग्राफ में जो है वो कंडक्टर्स की हेडिंग डालनी है और इसमें हमने कंडक्टर्स का जिक्र करना है। हमने ये बताना है कि कंडक्टर्स हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम चाहते हो कि क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट हो, तेजी से हीट ट्रैवल हो सके। तो जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग के बर्तन होते हैं, ये साइड में भी आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारे मेटल के बनाए जाते हैं। रेडिएटर्स हो उसमें भी हम चाहते हैं कि हीट निकल के चली जाए, बॉयलर हो उसमें भी हम चाहते हैं कि हीट चली जाए। तो वो तमाम चीज़ें जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो जाए, उनको हम एल्यूमिनियम या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। इसी तरह अगर हम चाहते हो कि हीट अंदर दाखिल हो तो भी हमें एल्यूमिनियम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं या आयरन का। या फिर अगर हम चाहें कि इसके अंदर से हीट निकल जाए, जिस तरह आइसक्रीम बॉक्स है हमारे पास या आइस बनाने वाले जो बॉक्स होते हैं वो मेटल के रखे जाते हैं, क्योंकि मेटल में जल्दी आइस बनती है, क्योंकि हीट इनके अंदर से जल्दी निकल जाती है और वो वाटर आइस में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो आइसक्रीम के डब्बे भी जितने होते हैं जिसमें आइसक्रीम बनाई जाती है वो मेटल के रखे जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आइसक्रीम बन सके। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो आपने इंसुलेटर की हेडिंग डालनी है। और इंसुलेटर में याद रखें पैराग्राफ की लेंथ में ना जाएं। ये जो ऊपर 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तो हमने इसके अंदर लिख देने हैं एज पैराग्राफ। तो 4 पॉइंट ऊपर वाले इसके अंदर लिखे भी हुए हैं और हमने भी लिख देने हैं। तो इंसुलेटर जो होते हैं उस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर ना हो। इसलिए जितने भी हमारे पास यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं या बड़े बड़े चम्मच होते हैं या बर्तन होते हैं, उनके हैंडल जो होते हैं या वुड या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि जब इन यूटेंसिल्स को उठाया जाए या रखा जाए तो हीट जो है वो हम तक ना पहुंच पाए। और इसके अलावा ऊपर जो हमने 4 पॉइंट पे पढ़े थे वो रिपीट कर देंगे इसके अंदर के पानी को गर्म रखने के लिए जो है वो उसके ऊपर प्लास्टिक या फोम की लैगिंग कर देनी चाहिए। वॉल्स जो होती हैं डबल वॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके दरमियान में कैविटी हो जिसमें प्लास्टिक भरा हो। सीलिंग ऐसी करनी चाहिए जिसमें फोम का इस्तेमाल किया जाए ताकि हीट ट्रेवल ना हो। डबल ग्लेज विंडो का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है हीट कमरे में दाखिल ना हो सके। तो वो हमने रिपीट कर देना है। और एंड में वो कहता है कि सर्दियों में जो है वो हम जो ऐसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो वूलन होते हैं, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम कूल डाउन रहें और बाहर की ठंड हमें ना लगे। तो ये जो है हमारे पास ये ओवरऑल ये इंसुलेटर में हमने लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है।